यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ओबीजी एंड पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस की। जो भी लोग क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग टाइम में आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है, अभी 20 अगस्त को भी अलग अलग जगह पेपर है, CHO का पेपर है, मुझे पर्टिकुलर स्टेट का नाम तो याद नहीं है लेकिन आपका पेपर है, मुझे इतना याद है। जिनके जहाँ के लिए भी पेपर हैं इसी मंथ में सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मंथ आपका नॉर्सेट है, UPPSC है, MP NHM है। जहाँ के आपके जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से रखिए। आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो ये रहा, एंड सॉरी फॉर दैट कि आपकी 2-3 दिन से प्रॉपर कंटिन्यू क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ के कारण क्लासेस नहीं हो पाई, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू की जाएं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंडल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। बंडल्स रिंग है, पहली चीज़ बता दूं कि रहेंगी किसमें, फीमेल में बंडल्स रिंग है। इसमें यहाँ पर दूसरा टर्म क्या यूज़ किया जाएगा, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, कंस्ट्रिक्शन रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। बंडल्स रिंग एग्जाम में आ चुका है या तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पाई जाती हैं या फिर ये हैं क्या, कौन सी है। तो बंडल्स रिंग को कहा जाता है पैथोलॉजिकल यूटेराइन रिंग। क्या है, पैथोलॉजिकल यूटेराइन रिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग और पैथोलॉजिकल यूटेराइन रिंग के नाम से जानी जाती हैं। ये रहेंगी किस तरीके से अपना काम करेंगी, constriction between a woman's thickened upper contractile uterine segment and thinned out lower uterine segment। तो जो अपर कॉन्ट्रेक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उस टाइम की बात की जा रही है वहाँ पर, और लोअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब लोअर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, अपर लोअर दोनों सेगमेंट के बीच में रहेंगी। लेकिन ये कब सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे, जब पार्चुरेशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होगी। क्या होगी, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होगी तो क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट होंगी। कंस्ट्रिक्ट का मतलब है सिकुड़ने का काम करेंगी, डायलेट होंगी और कंस्ट्रिक्ट होंगी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग और बंडल्स रिंग। और यहाँ पर इनका मेन काम यही है कि जो वुमेन का जो अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, उसके बीच में रहेंगी। और यहाँ पर क्या करेंगी, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कैसा होगा, थिक रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा थिन रहेगा। और ड्यूरिंग द पार्चुरेशन मतलब जब बच्चा बाहर आता है उस टाइम पर ये एक्टिवेट रहेंगी। तो इन रिंग्स को क्या कहा गया है, बंडल्स रिंग और पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। नेक्स्ट वन, लोचिया एल्बा कंसिस्ट ऑफ। तो लोचिया एल्बा में क्या क्या रहेगा, ऑप्शन में है यहाँ पर वुंड, एक्सीडेट एंड म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर फीटल मेम्ब्रेन, वर्निक्स सिजोसा, लेन्यूगो एंड मेकोनियम, या फिर ओनली ल्यूकोसाइट्स। क्या रहेगा लोचिया एल्बा में। तो लोचिया एल्बा में क्या रहेगा, लोचिया एल्बा में क्या है, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लोचिया एल्बा, सिरोसा, रूब्रा, 3 टाइप का लोचिया है। क्या, आफ्टर द डिलीवरी जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, क्या, लोचिया। अभी 3 टाइप की होती है, रूब्रा, सिरोसा एंड अल्बा। तो जो रूब्रा है, सॉरी जो अल्बा है कैसा है, वो है आपका प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स रहेंगी। इसमें डेसिडिया किसको नाम दिया जाता है, एंडोमेट्रियम को। कब, प्रेगनेंसी के टाइम पर, कंसीव करने के बाद एंडोमेट्रियम को क्या टर्म यूज़ किया जाता है, डेसिडुआ। अब ये डेसिडुअल सेल्स रहेंगी जो वो ल्यूकोसाइट्स हो गई, म्यूकस हो गई, एपिथेलियल सेल्स हो गई, सभी रहेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 तरीके का लोचिया आफ्टर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के बाद, वो है फर्स्ट 3 डेज होता है रूब्रा जो कि डार्क रेड कलर का होगा। इसमें यहाँ पर फीटल मेम्ब्रेन, ब्लड, डेसिडुआ, मेकोनियम, सर्वाइकल डिस्चार्ज इंक्लूड होगा। सिरोसा पिंकिश ब्राउन टाइप का होगा और ये आफ्टर रूब्रा के बाद आएगा जो कि 4 से 10 दिन तक रहेगा। फिर लास्ट में आता है एल्बा जो कि वाइट एसेलो टाइप का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली,
इसके कारण एक आंसर रहेगा वाइटिश येलो टाइप का। तो यहाँ पर आपका आंसर यदि पूछा अल्वा का पूछे तो इसमें ल्यूकोसाइट्स हैं। क्या है? ल्यूकोसाइट्स हैं। फीटल मेम्ब्रेन, बर्निक सिजोसा, लेनिंगो, मेकोनियम, ये सब रूब्रा के टाइम पे निकल जाएगा। क्लियर? ये जो ऑप्शन है यहाँ पर फीटल मेम्ब्रेन, बर्निक सिजोसा, लेनिंगो एंड मेकोनियम, ये रूब्रा में आएगा फर्स्ट में। क्लियर? सेकंड में आपका म्यूकस सर्विक्स ये सब आएगा, जो अल्वा है लास्ट में आएगा। यहाँ पर डेसिडियल सेल्स कुछ रहेंगी, ल्यूकोसाइट्स रहेगी, एपिथेलियल सेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म बाय विच लैक्टेशन कॉजेस एमनोरिया एंड एनवोल्यूशन। कौन सी मैकेनिज्म है जिसके कारण एमनोरिया मतलब पीरियड्स आना स्टॉप होंगे और एग रिलीज होना बंद हो जाएगा। ओव्यूल्यूशन का मतलब क्या होगा? ओवरी को एग रिलीज करना है वो प्रोसेस, और एनवोल्यूशन मतलब स्टॉप करना। तो जब एनवोल्यूशन होगा, एग ही नहीं रिलीज होगा, तो पीरियड्स कैसे आएंगे? और इसमें कौन सी मैकेनिज्म अपना काम करेगी? ये होता है लैक्टेशन के कारण, जो माएँ अपने बच्चे को फीड कराती हैं, क्योंकि साफ कहा है विच लैक्टेशन कॉजेज एमनोरिया एंड एनवोल्यूशन। तो वो है यहाँ पर क्या होगा? प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के कारण। किसके कारण? प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के कारण एक कंडीशन डेवलप होगी। इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल कैन कॉज एमनोरिया एंड एनवोल्यूशन। किसमें? लैक्टेटिंग मदर में। प्रोलैक्टिन लेवल क्या करेगा? जब प्रोलैक्टिन, अपने दो हार्मोन पड़े, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन का काम करेगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट करने का काम करेगा ब्रेस्ट मिल्क से। अब प्रोलैक्टिन का लेवल तो बढ़ेगा ही, जब बच्चे को आप फीड कराएंगे क्या होगा? प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा और जितना ज़्यादा बच्चा सक करेगा उतना ज़्यादा ब्रेस्ट में मिल्क बनेगा। अब यहाँ पर इसके लिए प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को हाइपोथैलेमस में कम करेगा, सप्रेस करेगा, और तब ये सप्रेस होगा लैक्टेशन के टाइम पर, तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस भी सप्रेस होगी। और ओव्यूलेशन सप्रेस होगा तो ना तो एग रिलीज होगा और ना ही पीरियड्स आएंगे। तो दोनों सिचुएशन किस पे डिपेंड करेंगी? प्रोलैक्टिन लेवल को। अब जो माएँ बच्चे को फीड कराती हैं उनमें एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेथड के थ्रू, कौन सी मेथड कहलाएगी जब माएँ, वो कहलाती लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। प्रेगनेंसी के लिए एज अ बैरियर का काम करेगी, एज अ कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगी। और जो माएँ अपने बच्चे को फीड कराती हैं वो कौन सी पिल्स ले सकती हैं? तो वो होती है मिनी पिल्स। कौन सी? मिनी पिल्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकते। द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट थ्रोम्बस ड्यूरिंग अर्ली वीक ऑफ पोस्टपार्टम इज। यहाँ पर कौन सी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है? तो थ्रोम्बस मतलब क्लॉट जमाने का काम करने के लिए अर्ली वीक ऑफ पोस्टपार्टम में हेल्प करेगी। एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करेगी थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए, अगेंस्ट थ्रोम्बस, कि यहाँ पर थ्रोम्बस नहीं बनने देगी, वो भी अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड में। पोस्टपार्टम पीरियड का मतलब है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद, बच्चे के बाहर आने से लेके 6 हफ्ते तक का पीरियड होता है, 6 वीक का पीरियड होता है, और 42 दिनों का पीरियड वो कहलाता है पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड। अर्ली वीक की बात की जा रही है तो इनिशियल टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है। तो वो कौन सा मैकेनिज्म होगा? परसिस्टेंस ऑफ हाइपरकोआगुलेट स्टेट इन द फर्स्ट 48 आवर, इंक्रीज इन फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर डिलीवरी, द इंक्रीज इन प्लेटलेट adhesiveness between 4 and 10 postpartum days, and increase in platelet count in the first 48 after postpartum। डिलीवरी के बाद तो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती ही होती है। अब यहाँ पर जब ब्लड 500 ml से ज़्यादा लॉस हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी तो इसको आप क्या कहते हैं? PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब यहाँ पर कहा है कि कौन सी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि क्या करेगी? अगेंस्ट थ्रोम्बस। क्या है? अगेंस्ट थ्रोम्बस ड्यूरिंग अर्ली वीक ऑफ पोस्टपार्टम। तो यहाँ पर क्या होगा? वो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा? द इंक्रीज इन फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद है जो फाइब्रोनोलाइसिस की प्रोसेस बहुत फास्ट तरीके से होगी। क्या है? फास्ट तरीके से होगी। और इस फाइब्रोनोलाइटिक और फाइब्रोलाइसिस प्रोसेस में होगा क्या कि जो अनवांटेड फाइबर्स हैं ब्लड फ्लो में डिपॉजिट हो गए हैं, थ्रोम्बस बनाने का काम करते हैं, उसको बाहर निकालने का काम करेगी। क्या? फाइब्रोनोलाइसिस और फाइब्रोनोलाइटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हीलिंग के लिए ये क्या करेगी? हेल्प करेगी।
तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम होगा वो क्या होगी, फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी आफ्टर डिलीवरी। तो जो कि थ्रोम्बस बनाने के लिए जो भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल उनको बाहर निकालने का काम करेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, द इंक्रीज इन फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो आफ्टर द डिलीवरी जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो कैसा होगा, बिकम फर्म्स एंड इलास्टिक, progressively unfold from above downwards, hypertrophies and elongates, becomes a thin flabby and collapsed structure। तो यूट्राइन सेगमेंट आफ्टर डिलीवरी के बाद कैसा होगा, आफ्टर डिलीवरी यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा, फर्म और इलास्टिक रहेगा, अनफोल्ड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड होगा, हाइपरट्रॉफीज होगी या फिर थिन फ्लैबी और कोलैप्स स्ट्रक्चर होगा। कैसा देखने को मिलेगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की बात की जा रही है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट आफ्टर द डिलीवरी कैसा होगा, थिन फ्लैबी एंड कोलैप्स्ड टाइप में कैसा रहेगा, कोलैप्स्ड रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ श्रिंक होगा। आफ्टर यू गिव बर्थ यू माइट बी सरप्राइज दैट योर बेली डज नॉट इमीडिएटली श्रिंक डाउन। तो सीधी सी बात है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो तुरंत तो आपका जो यूट्रस श्रिंक नहीं होगा। इसमें यहाँ पर कुछ जो नॉर्मल आपका नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस कितना होता है, 60 ग्राम का, ओनली 60 ग्राम का। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं 60 ग्राम और 1000 ग्राम में कितना अंतर है, 1000 से 1100 ग्राम तक हो जाता है प्रेगनेंसी में यूट्रस। तो यहाँ पर जब आप बच्चे को जन्म देंगे तो तुरंत तो क्या है, श्रिंक नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होती है कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकिंग की। तो यहाँ पर जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो यूट्रस है कैसी होगी, थिन रहेगी, फ्लैबी मतलब फूली हुई रहेगी, फ्लफी टाइप से रहेगी, कोलैप्स स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे वो भी आपका 6 वीक तक है जो आपका टमी है जो अंदर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि यूट्रस क्या है, फ्लफी टाइप से हो जाएगी। 1000 ग्राम से अब वो वापस 60 ग्राम के पेट में वापस लौटेगी तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा, थिन होगा, फ्लैबी होगा और कोलैप्स स्ट्रक्चर में रहेगा। नेक्स्ट वन, a health assessment reveals that a woman after an abortion has infection spread to her parametrium, fallopian tubes and ovary. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? तो यहाँ पर हेल्थ असेसमेंट किया गया है एक लेडी का, अबॉर्शन हुआ है, उसके बाद अबॉर्शन हो गया, इन्फेक्शन कहाँ फैल गया है, पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज में। तो यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंटेशन आप लिखेंगे कि ये कौन से ग्रेड का अबॉर्शन है, फर्स्ट ग्रेड सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड थर्ड सेप्टिक अबॉर्शन है, फिर ग्रेड 6 सेप्टिक अबॉर्शन। कौन से ग्रेड का अबॉर्शन है जहाँ पर जो इन्फेक्शन फैल गया है, इन्फेक्शन कहाँ फैला है, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में और पैरामेट्रियम में। तो यहाँ पर कौन से ग्रेड का अबॉर्शन कहलाएगा। जब भी यहाँ पर अबॉर्शन होगा, अबॉर्शन का मतलब क्या है कि जो कंसेप्शियस मटेरियल है बिफोर वायबिलिटी स्टेज के पहले 20 वीक के पहले की प्रेगनेंसी के क्या करना, अबॉर्ट करवाना। अब ये कुछ मिस्ड भी हो सकता है, मतलब या फिर एक्सीडेंटल हो सकता है, इंड्यूस्ड हो सकता है। तो अब उसके बाद यदि जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है तो जब इन्फेक्शन वाला अबॉर्शन के केसेस में जब इन्फेक्शन होता है तब वो कहलाता है सेप्टिक अबॉर्शन, क्योंकि इन्फेक्शन डेवलप हो गया है। अब यहाँ पर इसके कारण जो फैलोपियन ट्यूब हो गई, ओवरीज हो गई, पैरामेट्रियम तक इसने इन्वॉल्व कर लिया इन सबको, तो ये कहलाएगा सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन। जो ग्रेड फर्स्ट होगा सेप्टिक अबॉर्शन, इनमें ओनली यूट्रस अफेक्ट होगी, क्या है, ओनली यूट्रस अफेक्ट होगी। ग्रेड सेकेंड में आपका यूट्रस टू पैरामेट्रियम, ट्यूब, ओवरी, पेल्विक, पेरिटोनियम। जो ग्रेड थर्ड है यहाँ पर एंडोटॉक्सिक शॉक, पेरिटोनाइटिस, जॉइंटिस और रीनल फेलियर होने के चांसेस भी रह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑल ओवर चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन ओनली सेकेंड तक में जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वही इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट वन, which of the following term is used for defining the relationship of a reference point on the presenting part to the various quadrants of the pelvis? कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा रेफरेंस पॉइंट के लिए, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, वेरियस क्वाड्रेंट है, पेल्विस के जो अलग अलग क्वाड्रेंट है उसके लिए।
प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाई। क्या यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कि जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप है किसके बीच में, वेरियस क्वाड्रेंट है पेल्विस के, उसके बीच में क्या यूज़ किया जाएगा, टर्म यूज़ होगा क्या, प्रेजेंटेशन। क्वाड्रेंट का मतलब नीचे की तरफ का जो हिस्सा है पेल्विस का वहाँ पर, और ये क्या होगा, प्रेजेंटेशन। ये देखिए यहाँ पर फीटल लाई का मतलब क्या होगा, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर। अपर से लोअर की तरफ है तो वो क्या हो गई, लाई हो गई। अब प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर बच्चा किस पोजीशन में है, हेड नीचे की तरफ किए है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंटेशन। लाई होती है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब बच्चा लॉन्गिट्यूडनल लाई। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे कॉमन है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। यदि लाई तो लॉन्गिट्यूडनल है, बट जो अपर और लोअर पार्ट है, मतलब कि जो लॉन्ग एक्सिस फीटस का मदर का ये क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर जब जो ट्रांसवर्स में आ जाए बच्चा, मतलब क्या है, मल्टीपेराइटी प्लेसेंटा प्रीविया और हाइड्रोमनियोस के केस में हो जाएगा। ऑब्लिक में बच्चा क्या है, अनस्टेबल है, मतलब ना तो लॉन्गिट्यूडनल में ना ही ट्रांसवर्स में है। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। जनरली नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल लाई वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कॉमन माना जाता है। लॉन्गिट्यूडनल लाई है लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तब भी डिलीवरी नॉर्मल कराना पॉसिबल नहीं है। ब्रीच का मतलब बटक्स डाउन साइड में है, नीचे की तरफ है, और ट्रांसवर्स में जनरली शोल्डर प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है बच्चे का पेल्विस में नीचे तरफ, वो क्या है, शोल्डर। A nurse can assess a mother for postpartum infection by the finding। तो एज अ नर्स आप यदि पोस्टपार्टम इन्फेक्शन के लिए असेसमेंट करते हैं माँ के लिए, तो क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट विद इन 24 आवर, एलिवेटेड WBC, इंक्रीज्ड एपेटाइट या फिर इंक्रीज्ड पल्स रेट। तो यहाँ पर पोस्टपार्टम क्लाइंट में पहली चीज़ विद इन 24 आवर के इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता है। विद इन 24 आवर के इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता है, आफ्टर 24 to 48 आवर के बाद होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एपेटाइट बढ़ने की बात की जा रही है। जब भी आपको फीवर वगैरह कुछ होता है तो हमेशा भूख घटती है, तो यहाँ पर एपेटाइट कैसे बढ़ेगी। यहाँ पर पोस्टपार्टम इन्फेक्शन की यदि बात करें हम, तो इन्फेक्शन जब भी आपको होता है, आपकी WBC जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं क्या है, लड़ने का काम करती हैं ताकि आपकी बॉडी ये जो फाइट कर सके इन्फेक्शन से। तो यहाँ पर यदि पोस्टपार्टम इन्फेक्शन की बात की जाए, और एक होगा कब, डिलीवरी होने के बाद, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और एक कब तक कंसीडर किया जाएगा, यदि 6 वीक तक हो जाए तो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन में यहाँ पर आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी वो होगी WBC की काउंटिंग बढ़ी हुई, एपेटाइट घटी हुई रहेगी ना कि बढ़ी हुई रहेगी। और जो मेन इन्फेक्शन होता है तब WBC काउंट बढ़ता, फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 24 आवर के अंदर नहीं, विद इन 24 घंटे के अंदर तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। यहाँ पर जो परपीरियल सेप्सिस और परपीरियल इन्फेक्शन है, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद से लेके 42 डेज तक यदि हो जाए, तब यहाँ पर और टेम्परेचर बढ़ता है कितना, 101 से ज़्यादा जाएगा, तब कंसीडर किया जाएगा। जो पस है वो डिस्चार्ज होगी, स्मेल फाउल ऑर्डर होगा डिस्चार्ज से, और जो रिडक्शन साइज है यूट्रस की वो क्या होगी, कम हो जाएगी, कितना कम हो जाएगी। जो इन्वोल्यूशन की प्रोसेस होती है यूट्रस की वो बहुत स्लो होगी यदि इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि WBC की काउंटिंग है जो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन, अ मदर सफरिंग फ्रॉम थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस ऑफ फीमोरल वेन शुड डू। तो यदि एक माँ को क्या है, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस हुआ है फीमोरल वेन में, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, मसाज द लेग, क्रॉस द लेग, अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग या फिर पुट प्रेशर बिहाइंड द नी। क्या किया जाएगा यदि माँ को थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस डेवलप हो गया है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा। थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस का मतलब है जो वेन है आपकी वहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना। अब उसके लिए तो क्या किया जाएगा कि आप मूव होते रहिए, मूव होंगे तो ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो और यहाँ पर तो आपको एडवाइस दी जाएगी वो ये कहा जाएगा कि आप लंबे समय तक एक ही सेम पोजीशन में ना बैठे, वॉक करें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग, क्योंकि आप यदि आपको थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस हुआ है फीमोरल वेन में, तो आप यदि लंबे टाइम तक बैठते हैं तो आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करने की सलाह दी जाएगी कि आप लंबे टाइम तक ना बैठें। नेक्स्ट वन, अ मैटरनल
quad screen performed at 18 weeks gestation returns with the following result. Fetoprotein, alpha fetoprotein 0.5 MOM multiples of the median MOM में है जो चेक किया जाता है. एस्टेरॉयल 0.6 MOM, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन 2.0 MOM and inhibin 1.8 MOM. Which fetal disorder is most likely given this serum analyte profile? क्वेश्चन ध्यान से देखें. मैटरनल क्वाड स्क्रीनिंग. क्वाड स्क्रीनिंग का मतलब कि 4 टेस्ट किए गए हैं. 18 वीक की प्रेगनेंसी है. इसमें जो 4 टेस्ट हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्टेरॉयल लेवल, HCG और इनिविन लेवल चेक किए गए हैं. सबकी रिपोर्ट में आया है कि AFP का लेवल 0.5 MOM है, एस्टेरॉयल 0.6 है, 2.0 HCG है और 1.8 MOM है. क्या है बच्चे को? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ट्रायोसोमी 21 है, ट्रायोसोमी 18 है या फिर ट्रायोसोमी 13 है. क्या है बच्चे के लिए? तो क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है? क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट में 4 चीज़ें चेक की जाएंगी और यहाँ पर जो लेवल बढ़े हुए हैं किसके? HCG का, इनहिबिन का और यहाँ पर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या है? घटा हुआ है. तो ये सभी साइन किसके हैं? ट्रायोसोमी 21 सिंड्रोम के. किसके? ट्रायोसोमी 21 के. कि यहाँ पर AFP और एस्टेरॉइड का लेवल क्या है? घटा हुआ है, कम है, बाकी इन 2 का बढ़ा हुआ है. दैट मीन्स बच्चे को क्या है, जो फीटस है क्या है उसको ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम है जो डेवलप हो रहा है. याद रखें क्वाड टेस्ट पूछे तो 4 टेस्ट किए जाते हैं इसमें टोटल मिला के. यदि AFP का लेवल कम है मतलब डाउन सिंड्रोम है, ज़्यादा है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो बच्चे को डेवलप हो रहा है. नेक्स्ट इज इन द मैटरनल सर्कुलेशन टिपिकली पीक एट व्हाट लेवल एंड एट व्हाट जेस्टेशनल एज. तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सिंक्रोट्रोपोब्लास्ट सेल्स रिलीज करेंगी. याद रखें HCG के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? ओनली प्रेगनेंसी में बस रिलीज होने वाला हार्मोन है तो सिंक्रोट्रोपोब्लास्ट सेल्स. तो यहाँ पर कितने वीक के जेस्टेशनल पीरियड में क्या लेवल होगा? किसका? HCG का. 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स, 10,000 MIU पर ml एट 10 वीक्स, 10,000 MIU ml एट 20 वीक्स या फिर 1 लाख MIU पर ml एट 40 वीक्स. तो यहाँ पर जेस्टेशनल एज की बात करें तो इनिशियल टाइम में, जो प्रेगनेंसी का इनिशियल टाइम होता है, इस टाइम पर HCG का लेवल है जो हाई रहता है. क्या होता है? हाई होता है. तो यहाँ पर किस एज में, किस जेस्टेशनल एज में कितना लेवल होगा? तो होगा 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स. कितना? 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स में. तो यहाँ पर जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सिंक्रोट्रोपोब्लास्ट सेल्स इसको बनाने का काम करेंगी. इंक्रीज इन द मैटरनल सीरम फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इम्प्लांटेशन. जब इम्प्लांटेशन होता है तब 10वें वीक की उम्र तक पीक पर चला जाता है इसका लेवल. कितना? पीक मतलब टॉप पर चला जाएगा और 10 वीक में होगा इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 1 लाख MIU पर ml. नेक्स्ट इज which of the following organism is most common cause of early onset neonatal conjunctivitis? अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनास ई या फिर इकोलाई. कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अर्ली न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के लिए. तो यहाँ पर इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है क्या? क्लेमाइडिया. क्या है? क्लेमाइडिया. क्लेमाइडिया न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सबसे कॉमनली जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस होती है बच्चों में 1 घंटे से लेके 1 साल की उम्र तक वो क्या होती है? वो होती है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस. कॉज पूछें तो है क्लेमाइडिया. क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? क्लेमाइडिया. नेक्स्ट इज a number of screening tests are performed in all pregnancies at designated gestational age. Which of the screening test is correctly matched within the gestational age? तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए हैं प्रेगनेंसीज में एक जो डेजिग्नेटेड जेस्टेशनल एज है, हर एक पर्टिकुलर एज बताई गई है. अब यहाँ पर कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज के मैच कर रहा है? ग्लूकोज लोड टेस्ट एज द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट,
Chlamydia test at 20 to 24 weeks. Fetal anatomic survey at 34 to 36 week. Group B beta hemolytic streptococcus carrier status 35 to 37 week. यहाँ पर एक नॉर्मल अप्रॉक्सीमेट जेस्टेशनल एज ब्लड टेस्ट की बात की जा रही है कि इस एज में कौन सा टेस्ट होगा। तो यहाँ पर ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस कैरियर चेक किया जाएगा 35 से 37 वीक की प्रेगनेंसी में। यहाँ पर देखिए सभी टेस्ट दिए गए हैं किस वीक में किए जाएंगे। तो पेरीनेटल कल्चर क्या है, पेरीनेटल कल्चर फॉर GBS करियर स्टेटस इज रिकमेंडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन 35 से 37 वीक में। रूबेला या फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में चेक किया जाता है। एनाटॉमिकल की बात करें तो 18 से 22 वीक में। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है 24 से 28 वीक के जेस्टेशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज a patient who is chronic hepatitis B carrier delivers vaginally at 39 week gestation. The baby should receive which of the following therapies on the first day of life? यदि 39 वीक के जेस्टेशनल पीरियड के बाद वेजाइनल डिलीवरी हुई है, हेपेटाइटिस बी माँ है क्या, हेपेटाइटिस बी करियर है, तो यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ लाइफ बच्चे को आप क्या एडमिनिस्टर करेंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एफ नन ऑफ द अबव। बच्चा क्या है, माँ हेपेटाइटिस बी की कैरियर रही है, पॉजिटिव कैरियर रही है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है, बच्चे को जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो दिया ही जाता है लेकिन HBIG भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, HBIG। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है, वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है वो माँ से बच्चे में इस तरीके से यदि होता है। तो यहाँ पर क्या आपको देना है, जिस बच्चे का जन्म हुआ है कि माँ HBV पॉजिटिव है, तो यहाँ पर HBIG एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे देना है। नेक्स्ट वन इज 18-year-old G1PO present at 30 weeks gestation complaining of malodorous vaginal discharge. Await preparation reveals motile flagellated organism. The treatment plan would include which of the following antibiotic? तो यहाँ पे कहा है कि 18 साल की लेडी है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई, प्रीवियस कोई प्रीटर्म कुछ भी प्रेगनेंसी नहीं रही है, 30 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है। माल ऑर्डरस मतलब जो स्मेल, जो म्यूकस रिलीज हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है वेजाइना से, वो क्या है, बहुत स्मेली है। और जब आपने चेक किया तो मोटाइल फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन सी एंटीबायोटिक देंगे आप, पहला G1P0 हिस्ट्री है, दूसरा 30 वीक की प्रेगनेंसी है, तीसरा माल ऑर्डरस वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो और फ्लैजिलेटेड मोटाइल ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या मैनेजमेंट होगा, एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, डिफ्लोकेन या फिर जेंटामाइसिन, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी। तो जब यहाँ पर फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, ये किसके हो सकते हैं, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के, किसके, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के। और इसके लिए क्या मैनेजमेंट होगा, तो होगा यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल। क्या है, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द 5th वाइटल साइन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो इमरजेंसी में 5वें नंबर का वाइटल साइन कौन सा है, मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल, प्यूपिलरी रिएक्शन टू द लाइट या रिस्पॉन्स टू द पेन। तो 5th वाइटल साइन क्या कंसीडर किया जाता है, तो वो है पेन। क्या है 5वें नंबर का वाइटल साइन, पेन। हार्ट रेट, BP, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर लास्ट की बात करें हम तो वो है रिस्पॉन्स टू पेन। नेक्स्ट वन इज कंजेनाइटल सिंड्रोम रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन आर मोस्ट लाइकली टू अकर इफ द मदर कॉन्ट्रैक्ट्स द इलनेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइमेस्टर। तो कंजेनाइटल सिंड्रोम यदि कुछ भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो कौन से ट्राइमेस्टर में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर पोस्टपार्टम पीरियड में। कंजेनाइटल सिंड्रोम है, वायरल इन्फेक्शन के कारण यदि माँ को होता है तो कौन से ट्राइमेस्टर में होने की रिस्क सबसे ज़्यादा होगी, होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसमें,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए चिकन पॉक्स ही होता है तो पहले ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और भी कोई जो बैक्टीरियल वायरल प्रॉब्लम होगी वो, तो यहाँ पर पहले ट्राइमेस्टर में जो डेवलपिंग फीटस है उसको कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी डेवलप होंगी। तो यहाँ पर यदि बात करें कि क्या है जो यहाँ पर कौन से ट्राइमेस्टर में डेवलप होगा, तो वो होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ड्रेनेज में कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स रहेंगी, तो कौन सा ड्रेनेज है, सीरस, सैंग्विनियस, प्यूरिलेंट या फिर सीरोसैंग्विनियस ड्रेनेज। तो यहाँ पर जिसमें रेड ब्लड सेल्स या फिर ब्लड रहेगा वो कौन सा ड्रेनेज कहलाता है, वो कहलाता है सैंग्विनियस ड्रेनेज। अब यहाँ पर जो 4 टाइप के ड्रेनेज हैं वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट है सीरस ड्रेनेज, जो कि क्लियर वाटरी प्लाज्मा अपीयरेंस का देखने को मिलेगा, और ये अलग अलग टाइप के वुंड में है जो अलग अलग टाइप का ड्रेनेज देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर सीरस का मतलब क्या है, क्लियर वाटरी प्लाज्मा यदि ड्रेन होता है तो क्या कहलाएगा, सीरस ड्रेनेज। प्यूरिलेंट का मतलब होगा थिक येलो ग्रीन टैन ऑन ब्राउन, जो कि पस या फिर कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर देखने को मिलेगा प्यूरिलेंट ड्रेनेज, जो कि थिक येलो ग्रीन टैन ब्राउन कलर का होगा। फिर आता है हेमोसीरस, जिसको सीरोसैंग्विनियस ड्रेनेज के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन है जो ये क्या है, पेल रेड वाटरी मिक्सचर ऑफ सीरस एंड सैंग्विनियस। तो इसमें सीरस भी है, मतलब वाटर भी है, साथ ही साथ ब्लड कंटेंट भी है, तो ये क्या कहलाएगा, हेमोसीरस और सीरोसैंग्विनियस ड्रेनेज। लास्ट आता है सैंग्विनियस, जिसमें ब्राइट रेड इंडिकेट एक्टिव ब्लीडिंग, जिसमें ब्लीडिंग होगी तो किस तरीके का होगा, रेड होगा, या फिर यहाँ पर डार्क ब्लड कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं, या फिर डार्क ब्लीडिंग कह सकते हैं, एक्टिव ब्लीडिंग। तो वो कौन सा ड्रेनेज, वो सैंग्विनियस ड्रेनेज। आई होप आपको चारों ड्रेनेज क्लियर हो गए हों। सीरस ड्रेनेज जो कि जनरली क्लियर और वाटरी प्लाज्मा बस रहेगा, इसमें प्यूरिलेंट में पस सेल्स रहेंगी, इसके कारण येलो ग्रीन टाइप का रहेगा। हीमोसीरस में पेल रेड भी रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सैंग्विनियस टाइप का ड्रेनेज है, ब्लड कंटेंटिंग भी मिक्स है और वाटर भी है। सैंग्विनियस में क्या है, ओनली ब्लड है, जो कि एक्टिव ब्लीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल दी फॉलोइंग आर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेप्सिस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सेप्सिस के लिए, सेप्सिस को डायग्नोस करने के लिए सभी टेस्ट किए जाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन कल्चर या फिर ब्लड कल्चर। क्या है जो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, आपको यही यहाँ पे बताना है कि जो नहीं है। तो जब भी सेप्सिस के लिए या फिर किसी इन्फेक्शन के लिए चेक किया जाता है तो सीबीसी की जाती है, ब्लड कल्चर किया जाता है, यूरिन कल्चर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर सीरम इलेक्ट्रोलाइट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है सेप्सिस के लिए। नेक्स्ट वन इज डिलीजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो डिलीजन किस टाइप का डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर है, मेमोरी है, जजमेंट है या फिर परसेप्शन है। तो डिलीजन किस टाइप का डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर। डिलीजन के अलग अलग टाइप होते हैं, एग्जाम में आपको आते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और डिलीजन किस टाइप का डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिया में सबसे पहले क्या डिस्टर्ब होते हैं, थॉट, तो वो भी यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस। तो दालें होती हैं, पल्स रहेंगी, तो यहाँ पर उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी उनमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन उसको और अच्छे से बढ़ाना है, तो क्या है जो बेस्ट मेथड होगी, जर्मिनेशन, मिक्सिंग पल्सेस, पर बॉइलिंग, फॉर्टिफिकेशन। तो पल्सेस के लिए जितनी भी लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, उनमें अच्छे तरीके से वैल्यू बढ़ाना है यदि हम न्यूट्रिएंट्स की, तो बेस्ट मेथड क्या होती है, जर्मिनेशन। कौन सी मेथड बेस्ट होती है, जर्मिनेशन, जिसको हम स्प्राउट्स कहना भी कह सकते हैं। तो क्या बेस्ट मेथड होगी जिससे हम न्यूट्रिटिव वैल्यू पल्सेस की बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जनरल फर्टिलिटी रेट रिफर्स टू। एग्जाम में क्वेश्चन आता है GFR, जनरल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जनरल फर्टिलिटी
फर्टिलिटी में तो मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर एज ग्रुप होगा। अब यहाँ पर जनरल फर्टिलिटी रेट क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रोडक्टिव एज को। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जनरल फर्टिलिटी रेट। GFR एग्जाम में आपको आ सकती है। एट प्रेजेंट कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, जो वाइटल स्टैटिक्स पढ़े हैं हमने उसमें आपके सभी पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज वेजाइनल ब्लीडिंग अकरिंग बिफोर 28th वीक ऑफ जेस्टेशन इंडिकेट। यदि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है 28 वीक की जेस्टेशनल पीरियड है, प्रेगनेंसी के पहले ही वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो ये क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो यहाँ पर 28 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है और वेजाइनल ब्लीडिंग यदि स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा, थ्रेटेंड अबॉर्शन। कौन सा अबॉर्शन कहलाएगा, थ्रेटेंड अबॉर्शन। अब यहाँ पर टाइप ऑफ अबॉर्शन होते हैं, तो यहाँ पर MTP एक्ट भी है और यहाँ पर कहा है कि 28 वीक के जेस्टेशन के पहले ही यदि वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाए तो क्या कहलाएगा, थ्रेटेंड अबॉर्शन। अब यहाँ पर ये देखिए थ्रेटेंड अबॉर्शन क्यों कहा गया है, इसके लिए बाकी अलग टाइप के भी यहाँ पे अबॉर्शन है। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब, मिसकैरेज का मतलब ब्लीडिंग विथ क्लोज्ड सर्विक्स बट नो एविडेंस ऑफ फीटल डिमाइस और अल्ट्रासाउंड स्कैन, 50% चांस ऑफ कंप्लीट मिसकैरेज। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होगा, आपको एक तो पेन नहीं आते हैं, थोड़े बहुत एग टाइप के, क्रैम्प टाइप के पेन आएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। विदाउट पेन ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और सर्विक्स क्लोज रहेगी, लेकिन ये भी एविडेंस नहीं होंगे कि फीटल डेड है या लाइव है यूट्रस में, जब आप USG करवाएंगे तब। दूसरा होता है इनवाइटेबल, ओपन सर्विक्स बट प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन नॉट एट एक्सपेल्डेड। इनवाइटेबल का मतलब है कि सर्विक्स है जो ओपन होगी, लेकिन जो कंसेप्शियस प्रोडक्ट है ये बाहर नहीं आएगा, जो कि एक कंप्लीट मिसकैरेज की प्रोग्रेस भी कहला सकती है। इनकम्प्लीट का मतलब होगा कि पार्शियली एक्सपेल्ड, जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो क्या होगा, बाहर आएगा लेकिन आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा। फिर आता है कंप्लीट, तो इसमें पूरी प्रेगनेंसी का जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मिस्ड में यहाँ पर क्या होगा, फीटल डिमाइज है, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट है, मतलब फीटल डेथ है यूट्रस में, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आया है, कभी कभी असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, ये क्या कहलाएगा, मिस्ड। और सेप्टिक तो किसी भी पेल्विक इंस्ट्रूमेशन के कारण या फिर कुछ सर्जरी के कारण होने वाला अबॉर्शन है जो माना जाएगा। तो यहाँ पर ये टाइप ऑफ अबॉर्शन है। अबॉर्शन से आपको एक तो MTP एक्ट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या फिर जितने टाइप ऑफ अबॉर्शन उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन। तो यहाँ पर APTT प्रोलॉन्ग लंबा कितना किस डिसीज में रहेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, थ्रोम्बोसिस में, हीमोफीलिया में या फिर बोन मैरो डिप्रेशन में। तो किस केस में है जो APTT टाइमिंग है क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, प्रोलॉन्ग रहेगी, जितना रहना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज होती है APTT की, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम की 21 से 35 सेकेंड, कितनी होती है 21 to 35 सेकेंड। लेकिन ये ज़्यादा किस में रहेगी, तो ये रहती है ज़्यादा हीमोफीलिया के केस में, इसमें रहेगी हीमोफीलिया केस में। तो यहाँ पर आपको APTT का जो नॉर्मल रेंज है वो याद रखना है, और इंक्रीज किस में हो सकती है तो वो याद रखना है। जनरली ये APTT टाइमिंग है किस में इंक्रीज रहेगी, प्रोलॉन्ग रहेगी, तो वो थी हीमोफीलिया में। अभी डिपेंड करता है कि हीमोफीलिया कौन से टाइप का हुआ है उस पर। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मैनी सेकेंड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। तो प्राइमरी एपनिया होता है न्यूबॉर्न बेबी में, तो कितने टाइम के लिए, कितने सेकंड के लिए होता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड। तो प्राइमरी एपनिया का मतलब है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है अपनी ब्रीदिंग के लिए एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए क्या कर ले, स्टॉप कर ले, 20 सेकंड तक के लिए स्टॉप कर ले, तो यहाँ पर क्या कहलाता है, प्राइमरी एपनिया। और एक कंडीशन जनरली जो बच्चे होते हैं, स्पेशली इन्फेंट्स होते हैं, उनमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एपनिया न्यूबॉर्न बेबी में। तो जब न्यूबॉर्न बेबी एटलीस्ट 20 सेकेंड तक के लिए सांस को, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को स्टॉप कर ले, क्या कहलाएगा, प्राइमरी एपनिया। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग आर साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन एंड डिसेंट एक्सेप्ट।
तो प्लेसेंटल सेपरेशन के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। फंडस बिकम राउंडर, शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड, स्मार्ट फ्रेश ब्लड लॉस, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको कल की जो क्लास ली थी उसमें प्लेसेंटल सेपरेशन के 3 कार्डिनल साइन बताए थे, गोल्डन साइन बताए थे, जिससे समझ सकते हैं कि प्लेसेंटा नॉर्मली एक्सपेल्ड हो रहा है। फर्स्ट होता है यहाँ पर लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड। जो अम्बलाइकल कॉर्ड है इसकी लेंथ कैसी रहेगी, बड़ी हुई रहेगी। ब्लड है जो वेजाइनल, गस ऑफ ब्लड वेजाइनल देखने को मिलेगा। फंडस का शेप है जो राउंडर देखने को मिलेगा, ग्लोबुलर टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड। कभी भी प्लेसेंटल सेपरेशन में शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड देखने को नहीं मिलती है, लेंथ और लंबी है जो कॉर्ड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। तो कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन रेसिस्टेंस के साथ में। ऑप्शन में आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक या फिर एरोबिक। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के टाइप दिए होंगे आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक और एरोबिक। तो यहाँ पर जो सांसों को लेके, ब्रीदिंग पैटर्न को लेके होगी वो होगी एरोबिक। अब यहाँ पर है मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन रेसिस्टेंस के साथ में, तो क्या कहलाएगी, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। क्या होगी, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल दी फॉलोइंग आर बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर फॉर अल्टर्ड फैमिली हेल्थ एक्सेप्ट। तो सभी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं फैमिली की हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए, बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में बर्थ डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन टू डिसीज एंड एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स पूछे हैं। जो एक ऑप्शन है यहाँ पर वो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। तो फैमिली हेल्थ में जो रिस्क फैक्टर होंगे बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर वो कौन से होंगे, बर्थ डिफेक्ट होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन होगा डिसीज़ को लेके, कोई भी जेनेटिक डिसीज़ है यदि तो, और एयर पॉल्यूशन। जो 3 इनिशियल के होंगे स्टार्टिंग के, जो एयर पॉल्यूशन है किसमें आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में, ना कि बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर में आएगा। एयर पॉल्यूशन में जो अस्थमा वाली डिसीज़ है वो आ सकती हैं, मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं। लेकिन यदि बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर पूछा है सभी किसी एक को छोड़कर तो क्या, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज मार्क्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स इज कॉल्ड। सभी ऑप्शन एग्जाम में आते हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि गम्स में इन्फ्लामेशन होने को हम क्या कहेंगे, पेरियोडोंटाइटिस, चिलियोसिस, कैरीज या फिर ग्लोसाइटिस। क्या टर्म है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा गम्स के इन्फ्लामेशन के लिए। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर गम्स में इन्फ्लामेशन के लिए क्या कहा जाएगा, पेरिडोंटाइटिस। क्या होगा, पेरिडोंटाइटिस। और यहाँ पर ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग्स। क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग्स। और जो यहाँ पर चिलोसिस है तो चिलोसिस का मतलब होगा, और चिलाइटिस भी जिसको हम कह सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, माउथ के जो दोनों कॉर्नर हैं, सिंगल कॉर्नर और दोनों कॉर्नर में क्या होना, स्मॉल क्रैक्स या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिलना, क्या है, चिलोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर द डिसीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन इज। कौन सी डिसीज है जिसमें आईओपी बढ़ेगा और उसी के साथ में विजन लॉस होने की प्रोग्रेस भी हो सकती है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। मैनर्स डिसीज, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट या फिर जीरोप्थेल्मिया। तो ये चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं। ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, जीरोप्थेल्मिया तीनों आँखों से रिलेट करती हुई डिसीज़ हैं। अब यहाँ पर तीनों डिसीज़ में इंट्राओक्यूलर प्रेशर तो आँखों में ही बढ़ेगा, तो किस डिसीज़ में आईओपी बढ़ेगा, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव विजन लॉस होने के चांस भी रहेंगे, तो वो है ग्लूकोमा। क्या होगा, ग्लूकोमा। जब ज़्यादा है जो आईओपी बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ग्लूकोमा। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो फर्स्ट डिग्री यदि पार्शियल थिकनेस बर्न का क्लाइंट है तो क्या साइन देखने को मिलेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, फैट मसल्स एंड बोन्स, superficial and painful burn, damage the dermis, burn tissue in painless and seen dry and maybe black and white, presence of wet and shiny blistered,
तो फर्स्ट डिग्री पार्शियल थिकनेस वर्ण के कैरेक्टरिस्टिक्स सब इनमें से कौन है? तो यदि परसेंटेज बेस पर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री है जो थिकनेस के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं वर्ण पेशेंट को। तो यहाँ फर्स्ट डिग्री पार्शियल थिकनेस का साइन क्या? सुपरफिशियल एंड पेनफुल बर्न। फर्स्ट डिग्री वर्ण के पेशेंट होते हैं सुपरफिशियली जले हुए रहेंगे और साथ ही साथ इनमें बहुत ज़्यादा पेन भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ डेप्थ ऑफ बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस। अब यहाँ पर डिग्री के बेस पर, किसके बेस पर? डिग्री के बेस पर, दैट मीन्स कितनी लेयर्स अफेक्ट होती हैं, क्या क्या अफेक्ट होगा। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में ओनली टॉप लेयर, क्या है? ओनली टॉप लेयर एपिडर्मिस बस अफेक्ट होगी। स्किन कलर पिंक होगा, स्लाइटली स्वेलिंग होगी, स्किन ड्राई रहेगी। बर्न कैन बी एनीवेयर फ्रॉम टेंडर टू सीवियरली पेनफुल। तो इस तरीके से यदि आपको कुछ भी गर्म पॉट मैंने अभी बताया टच हो जाता है कुछ भी, तो क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट डिग्री बर्न में आ जाएंगे जिसमें ओनली एपिडर्मिस अफेक्ट होगी। सेकेंड डिग्री बर्न के पेशेंट में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर्स अफेक्ट होंगी। यहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा पेन होगा, ब्लिस्टर में फ्लूइड कंटेन रहेगा। और थर्ड डिग्री बर्न के पेशेंट रहेंगे, इनमें यहाँ पर दोनों लेयर्स के साथ साथ इवन जो इनर स्किन भी है, सब क्यूटेनियस लेयर है, मसल से भी यहाँ पर अफेक्ट होंगी। किसमें? थर्ड डिग्री बर्न में। और इसमें पेन भी नहीं होगा। यदि एग्जाम में आपको आता है कि बर्न इंजरी है विदाउट पेन, तो ये क्या है? थर्ड डिग्री बर्न हो जाएगा। बट फर्स्ट और सेकंड डिग्री दोनों जो बर्न के पेशेंट हैं इनमें पेन है जो बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड डिग्री में पेन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर नर्व जो कि सेंसेशन फील कराएंगी, आपको दर्द होने का एहसास दिलाएंगी, वो भी यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। तो कोई क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है तो उनमें जो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी वो क्या होगी? थियामिन, साइनोकोबाल्मिन, नियासिन या फिर विटामिन सी। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एल्कोहलिज्म को लेके। तो यदि जो लोग लंबे टाइम से दारू पी रहे हैं तो उनमें जो जिस विटामिन की कमी होगी वो होगी थियामिन। तो जब थियामिन की कमी होती है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के पेशेंट में, तब देखने को मिलती है कोर्साकॉफ सिंड्रोम, जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। तो यदि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन देखने का एग्जाम में आपको आता है तो वह कोर्साकॉफ साइकोसिस एंड सिंड्रोम। और वे किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं थियामिन की कमी के कारण। और जो लोग लंबे टाइम से दारू पीते हैं उनको थियामिन की कमी ज़रूर होती है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड हार्ट साउंड एज टू इंडिकेट क्लोजर ऑफ विच वॉल्व। तो सेकेंड हार्ट साउंड आता है तो ये किस वॉल्व के क्लोज होने पर आता है? मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के, मिट्रल एंड पल्मोनिक वॉल्व के, अओर्टिक एंड पल्मोनिक या फिर ट्राइकस्पिड एंड अओर्टिक वॉल्व के। तो सेकेंड हार्ट साउंड इंडिकेट करता है कौन से वॉल्व को क्लोज होना? अओर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल्व के क्लोज होने को, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमिलुनार वॉल्व। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेसिव स्लीपीनेस इज कॉल्ड। एग्जाम में 3 ऑप्शन दिए, तीनों एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी आपको। तो बहुत ज़्यादा सोने टाइप से आपको स्लीपीनेस फील होना क्या कहलाएगा? नार्कोलेप्सी, इंसोम्निया, सोम्निएम्बिलिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नींद ही नींद सी आ रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नार्कोलेप्सी। इंसोम्निया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद नहीं आना। नार्कोलेप्सी मतलब बहुत ज़्यादा नींद आते रहना। सोम्निएम्बिलिज्म का मतलब है द एक्ट ऑफ गेटिंग अप एंड वॉकिंग अराउंड वाइल द स्लीप। कहते हैं कि सोने में चलने की बीमारी, किसी किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो वही यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई वो क्या है? सोम्निएम्बिलिज्म। एक होता है स्लीप वॉकिंग, एक होता है स्लीप टॉकिंग। तो यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है? सोम्निएम्बिलिज्म, दैट मीन्स स्लीप वॉकिंग। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज द रेंज ऑफ। तो सेकंड चैनल को आप लोग जरूर चेक करना आज इवनिंग में, वहाँ पर आपको पीएच वैल्यू पढ़ाई जाएंगी 5 मिनट में। यूरिन, ब्लड, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लाज्मा, हर एक चीज़ की पीएच वैल्यू पढ़ाई जाएगी। तो नॉर्मल पीएच जो वैल्यू होती है यूरिन की वो कितनी होती है? तो वो होती है 4.5 to 8.0। कितनी होती है? 4.5 to 8.0। ना तो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप से हो जाती है, क्योंकि जो पीएच रेंज होती है वो 0 to 14 तक होती है। तो 7 के बाद से लेके जो 8 के बीच की स्केल है क्या रिप्रेजेंट करती है? न्यूट्रल। और यहाँ पर
जो 4.5 से 8.0 है तो इन्हें एसिडिक और अम्लीय क्षारीय दोनों टाइप से यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट वन इज मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश। हैंड वॉश के स्टेप एग्जाम में आपको आते हैं, ड्यूरेशन पूछा जाता है और यहाँ पर स्क्रबिंग टाइम कितना होना चाहिए। जब आप हैंड वॉश करते हैं तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये भी एग्जाम में आपको आता है। मिनिमम स्क्रबिंग टाइम सर्जिकल हैंड वॉश के लिए एटलीस्ट 5 मिनट होना चाहिए। कितना? 5 मिनट। और यदि नॉर्मलिंग के लिए नॉर्मल ड्यूरेशन पूछें तो कितना होता है? 1 मिनट का रहेगा, लेकिन सर्जिकल हैंड वॉश की बात हो रही है तो 5 मिनट। अब आपको हैंड वॉश की बात हो रही है तो हैंड वॉश के स्टेप 7 स्टेप। एंड हैंड वॉश के लिए सबसे ज़रूरी क्या है तो वो है फ्रिक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रगड़ना, क्योंकि यदि आप हाथों में साबुन लगा लिए, डिटॉल लगा लिए, कुछ भी लगा लिए, सीधा धुल लिए तो वो काम नहीं करेगा जब तक आप उनको रगड़ेंगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पर आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मैनिया और डिप्रेशन के लिए एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? लिथियम, वालप्रोएट, हेलोपेरिडोल या फिर फेनिटोइन। लिथियम वालप्रोएट दोनों हैं जो यूज़ की जाती हैं मैनिया और डिप्रेशन को ट्रीट करने में। लेकिन यहाँ पर जब बात की जाए एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ किया जाए तो क्या है? लिथियम। क्या होगी? लिथियम। नेक्स्ट वन इज विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन लिथियम थेरेपी। तो लिथियम थेरेपी के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी यदि इवन आपने नॉर्मल डोज भी दिया तब भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। क्योंकि सॉल्ट का कंजप्शन, सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम ही होता है। सॉल्ट का कंजप्शन या फिर सोडियम क्या करता है? सीरम लिथियम लेवल को फ्लक्चुएट करता है, कभी घटाएगा कभी बढ़ाएगा। तो या तो ये यदि आप अचानक से सॉल्ट लेना कम कर दें यदि लिथियम थेरेपी पे हैं, या फिर सोडियम को लेना कम कर दें या फिर बढ़ा दें तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और रीज़न है लिथियम थेरेपी के लिए सोडियम को मैनेज करने का, क्योंकि जो लिथियम टॉक्सिसिटी है वो और उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सोडियम। नेक्स्ट वन इज हाईली हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन इज। तो हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन कौन सी है? BCG, MMR, OPV या फिर TT। तो हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन है यहाँ पर TT, टिटनेस टॉक्साइड। कौन सी है? TT। और हीट सेंसिटिव है तो कौन सी है? OPV। हीट रेसिस्टेंस है तो TT। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर इज। मोस्ट पावरफुल स्टिमुलाई कौन सा है रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए? CO2 एक्सेस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, ऑक्सीजन एक्सेस, इंक्रीज्ड pH ऑफ ब्लड या फिर ऑक्सीजन लैक, मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए पावरफुल स्टिमुलाई है वो कौन सा है? तो वो CO2 का एक्सेस होना, CO2 का लेवल ज़्यादा होना। क्या करेगा? रेस्पिरेटरी सेंटर को है जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर को बहुत ही ज़्यादा तरीके से अफेक्ट करेगा। तो क्या होगा? CO2 का लेवल बढ़ना बॉडी में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट एक्सपीरियंस एज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, देन विच पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड। यदि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो कौन सी पोजीशन हम उसको देंगे? सिम्स पोजीशन, लेटरल पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन या फिर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो यहाँ पर यदि पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में तो जो पोजीशन हम देंगे वो क्या होगी? फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विजुअल एनालॉग स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू मेजर। तो विजुअल एनालॉग स्केल है जनरली किसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है? सेडेशन, स्लीप, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया या फिर पेन इंटेंसिटी। तो जो विजुअल एनालॉग स्केल है मोस्टली किसको मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है? पेन इंटेंसिटी के लिए। किसके लिए? पेन इंटेंसिटी के लिए। ये रही यहाँ पर स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल। किसके लिए यूज़ करते हैं हम? पेन असेस करने के लिए। यदि यहाँ पर इस स्केल के नंबर की बात करें तो 0 to 10 तक रहेंगे। कोई पेन नहीं है तो 5 तक स्कोरिंग दी जाती है,
यदि पेन बहुत ज़्यादा है, यदि पेन दर्द नहीं है तो 0 स्कोरिंग दी जाएगी। फिर डिपेंड करता है पेन यदि आप सहन करने की क्षमता रखते हैं, कोप करने की क्षमता रखते हैं तो क्या रहेगा 5। और यहाँ पर जो यदि आपका पेन अनवियरेबल है, दैट मीन्स आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं, कितना स्कोर दिया जाएगा 10। मैक्सिमम स्कोर है 10, मिनिमम है 0। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि या तो इमोजी जो बनी हुई हैं हर्ट लिटिल बिट, हर्ट्स लिटिल मोर, हर्ट्स इवन मोर, हर्ट्स होल अलॉट या फिर हर्ट्स बस्ट, तो ये सभी इमोजी आपके माइंड में सेट होना चाहिए, स्पेशली नॉर्सेट एग्जाम के लिए। या तो स्केल दे दी जाएगी जो इमोजी बनी हुई है यहाँ पर कि ये क्या है, तो ये विजुअल एनालॉग स्केल पेन इंटेंसिटी को असिस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो एक एजेंट होस्ट एनवायरनमेंटल मॉडल है, ट्रायंगल शेप में हेल्थ एंड इलनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा है? स्टेज ऑफ इलनेस के लिए, इन्फेक्शियस डिसीज के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए या फिर रेट ऑफ एक्सपोजर के लिए। तो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल है जो हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के नाम से भी जानते हैं, तो ये किसके लिए है? इन्फेक्शियस डिसीज के लिए। किसके लिए? एंड इलनेस के लिए जो कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है वो कौन है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। किसके लिए? इन्फेक्शियस डिसीज के लिए एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी साइन है प्री एक्लेम्सिया के किसी एक को छोड़कर। वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया को लेके, तो यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया के साइन सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो बीपी बढ़ता है प्री एक्लेम्सिया में, एडिमा देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया होगा, एक क्या है? क्लासिकल साइन है, लेकिन वॉमिटिंग देखने को नहीं मिलेगी किसमें? प्री एक्लेम्सिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वॉमिटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्रेगनेंसी में होने वाली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। कौन सी है? प्रेगनेंसी में होने वाली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय, तो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स। ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करता है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है किसके थ्रू बनती है? बीटा सेल्स, टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर इसोनोफिल्स। वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पर, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे बनती है? तो ये बनती है टी सेल से। किससे? टी सेल से। नेक्स्ट वन इज वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल मेम्ब्रेन इज, तो वायलेट ब्लू कलर का वेजाइनल मेम्ब्रेन होना कौन सा साइन है? साइन आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स से ज़्यादा बार पढ़ा दिए हैं। ओसिएंडर, हैगर्स, जैक्मियर या फिर ब्रैक्सटन हिक्स। तो वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल मेम्ब्रेन है कौन सा साइन है? जैक्मियर साइन और चैडविक साइन, दोनों सेम नाम है, जैक्मियर और चैडविक साइन। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप्स बाय द एज ऑफ, बच्चों में स्पेशली कोई नए आदमी को देख के बहुत ज़्यादा एंजाइटी टाइप से देखने को मिलेगी, डर टाइप से देखने मिलेगा, वो क्या है? 3 मंथ आफ्टर बर्थ मिलेगा, 6 मंथ आफ्टर बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर 8 मंथ आफ्टर द बर्थ है। तो 3 महीने के बच्चों में सोशल स्माइल है, क्या है? पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है कि क्या डेवलप होगा। 3 मंथ के बच्चों का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन टास्क है वो है दूसरों को देख के स्माइल करना, चाहे उन्हें जाने या ना जाने। 6 मंथ में बच्चे क्या करते हैं? बैठना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर 8 मंथ की बात हो रही है, तो स्ट्रेंजर एंजाइटी जनरली बच्चों में 8 महीने की एज में देखने को मिलती है, क्योंकि वो उस टाइम पर जानने लगते हैं कि उनके पेरेंट्स कौन है, और जिनको वो नहीं जानते, अजनबी स्ट्रेंजर, उनको देख के उनको एक डर लगता है, एंजाइटी फील होती है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑल द फॉलोइंग आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया फॉर रियोमेटिक फीवर एक्सेप्ट, तो सभी जो जोन्स का क्राइटेरिया है, मेजर जोन्स क्राइटेरिया रियोमेटिक फीवर को लेके किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्डाइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, फीवर या फिर एरिथेमा मार्जिनेटम। तो जोन्स के क्राइटेरिया माइनर मेजर 2 तरीके के सिम्टम बताए थे इन्होंने रियोमेटिक फीवर के। जोन्स क्राइटेरिया में मेजर सिम्टम्स जो नहीं है रियोमेटिक फीवर का वो है फीवर। जोन्स का क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पर,
क्या है, जोन्स ने क्लासिफाई किया था रूमेटिक फीवर के सिम्टम्स को माइनर और मेजर में। तो मेजर क्राइटेरिया में साइन है कार्डाइटिस, वॉन्डरिंग पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया माइनर, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एन्युलर रूमेटिक इरिथेमा। तो क्या है मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया का साइन है फीवर, अर्थ्रेल्जिया, ESR और CRP इंक्रीज्ड, प्रोलॉन्ग्ड PQ और PR इंटरवल। तो यहाँ पर आपको जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज़ किया, रूमेटिक फीवर के लिए। रूमेटिक फीवर के माइनर क्राइटेरिया के साइन, मेजर क्राइटेरिया साइन अकॉर्डिंग टू जोन्स क्लासिफिकेशन याद रखना है। यदि मेजर पूछेंगे तो आपको मेजर के याद होना चाहिए, माइनर के पूछें तो जनरली एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है, दोनों में से यदि पूछते हैं तो को आंसर आना चाहिए। फीवर है जो मेजर का साइन नहीं है। नेक्स्ट वन इज द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस आर कॉल्ड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल्स हैं क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में रहेंगी जो कि HCl को रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस में। तो ये क्या है, म्यूकस सेल्स है, नेक सेल्स है, पेराइटल सेल्स हैं या फिर चीफ सेल्स हैं। तो ये कौन सी सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो सभी सीवियर डिहाइड्रेशन के फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। डिलेड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, सनकन फॉन्टेनेल्स, ड्राई ओरल म्यूकोसा, अलर्ट मेंटल स्टेटस। तो यहाँ पर क्या है जो सीवियर डिहाइड्रेशन का फीचर नहीं है, तो वो यहाँ पर अलर्ट मेंटल स्टेटस। बच्चा जनरली जब सीवियर डिहाइड्रेट होता है तो क्या रहेगा, कभी कभी सेमी कॉन्शियस रहेगा या फिर अनकॉन्शियस रहता है, लेकिन मेंटल स्टेटस उसका अलर्ट नहीं रहेगा। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है जो डिले रहेगा, सनकन फॉन्टेनेल्स रहेगा, ओरल म्यूकोसा ड्राई रहेगी क्योंकि डिहाइड्रेशन है इसलिए। नेक्स्ट वन इज यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सहेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है जो कि एक्सहेल्ड ब्रीथ टेस्ट है, किसको डिटेक्ट करने के लिए, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर इकोलाई। तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर के लिए जो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज रिलेटेड टू। तो अल्जाइमर डिसीज में एक बायोकेमिकल इटियोलॉजी, दैट मीन्स कुछ केमिकल है जो इसमें डिस्टर्ब रहेगा, वो कौन सा है, एपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है या फिर एसिटाइल कोलिन है। तो बायोकेमिकल इटियोलॉजी की बात हो रही है अल्जाइमर्स डिसीज में, तो कौन सा डिस्टर्ब रहेगा, तो वो होगा एसिटाइल कोलिन। ACH का लेवल डिस्टर्ब रहेगा जो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, सिग्नल इम्पल्सेस का काम करते हैं, नर्व में जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। लेकिन जब ये न्यूरोट्रांसमीटर ही डिफेक्टेड होंगे क्या करेंगे, डिसीज़ क्रिएट करेंगे। अल्जाइमर्स डिसीज़ में जो कॉमनली बायोकेमिकल अफेक्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर वो कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। तो मेजर प्रॉब्लम है जो कि चाइल्ड के ग्रोथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे सब, लेकिन एक को छोड़कर, माल न्यूट्रिशन, कॉमन कोल्ड, निमोनिया या फिर मीजल्स। मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाएंगी निमोनिया, मीजल्स एंड माल न्यूट्रिशन। बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करेंगे, लेकिन कॉमन कोल्ड है जो बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालेगी। तो यहाँ पर मेजर पूछा है, क्या है, कॉमन कोल्ड नहीं है। नेक्स्ट इज बॉक्सर्स मसल है, डेल्टॉइड मसल के लिए कहा गया है, ब्रैकियो रेडियलिस के लिए कहा गया है, सेरेटस एंटीरियर के लिए कहा गया है, फिर बाइसेप्स ब्रेकाई के लिए। तो जो बॉक्सर्स मसल हैं यहाँ पर कौन सी बॉक्सर्स मसल हैं, तो बॉक्सर्स मसल कहलाती हैं सेरेटस एंटीरियर। क्या है, बॉक्सर्स मसल। और सेरेटस एंटीरियर मसल्स के लिए क्या कहा जाता है, बॉक्सर मसल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्कैपुला को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो क्या स्कैपुला है पीछे, जिसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम करती है वो कौन सी है, सेरेटस एंटीरियर और बॉक्सर मसल। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होगा हार्ड स्टूल। क्या होगा, हार्ड स्टूल, जो कि बाहर निकालने में, या फिर फीकल कंटेंट जो कि जिसमें बहुत ही लैक ऑफ फ्लूइड रहेगा, पानी की कमी होगी जिसके कारण प्रॉब्लम होगी डेफिकेशन में।
तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन का जो सभी कॉज हैं किसी एक को छोड़कर, इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, लैक्सेटिव एब्यूज, डिक्रीज्ड जेस्टेशनल मोटिलिटी या फिर डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो सभी कॉज हैं इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, फाइबर्स कम लेना, डिक्रीज जीआई ट्रैक्ट मोटिलिटी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट की मोटिलिटी है वो भी कम होना, डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, पानी कम पीना। तो फाइबर लेना कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए क्या कहा जाता है, हाई फाइबर डाइट, वॉक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे जीआई मोटिलिटी अच्छी रहे, इंक्रीज्ड हो, और फ्लूइड इनटेक कीजिए। तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। अब यहाँ पर जो लैक्सेटिव एब्यूज़ हैं, लैक्सेटिव एब्यूज़ क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, बी, लैक्सेटिव एब्यूज़, जो कि सॉफ्ट करते हैं स्टूल को, ना कि कॉन्स्टिपेशन लाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम है किसके कारण होगा, किसकी कमी के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, थियामिन, आयरन या फिर राइबोफ्लेविन। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है थियामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज द एवरेज हाइट ऑफ अ न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। यहाँ पर इंच में दी हुई है हाइट, सेंटीमीटर में सबको याद होगा, या तो आपको सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट आना चाहिए या फिर इंच से सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन में यहाँ पर एवरेज हाइट ऑफ अ न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 25 to 27 इंच, 28 से 30 इंच, 19 to 21 इंच या फिर 30 to 32 इंच। तो अब 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर, कितना इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर। और एट द टाइम ऑफ बर्थ की हाइट की बात की जा रही है तो जनरली 45 to 50 सेंटीमीटर तक हाइट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की। अब यहाँ पर एवरेज हाइट की बात हो रही है तो यहाँ पर कितना आपका आंसर होगा, वो 19 to 21 इंच, कितना 19 to 21 इंच है यहाँ पर, जिससे हाइट कितनी होगी 48.26 सेंटीमीटर के बीच में आएगी। यदि आप कन्वर्ट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न की हाइट कितनी होगी 19 to 21 इंच, सेंटीमीटर में होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज पार्टोग्राम इंक्लूड्स ऑल साइलेंट फीचर्स ऑफ फ्लेवर एक्सेप्ट। तो पार्टोग्राम में सभी फीचर्स इंक्लूड होते हैं किसी एक को छोड़कर, पल्स, फीटल हार्ट रेट, फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर फीटल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप जो पार्टोग्राम है लेबर के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर सभी फीचर्स होंगे फीटल प्रेजेंटेशन को छोड़ के। अब पार्टोग्राम में क्या क्या होता है, जिसकी एक इमेज यहाँ पर ऐड की हुई है। तो पार्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 5 चीज़ें चेक की जाती हैं। एक तो मदर की इन्फॉर्मेशन, मदर का नाम, एज, हाइट, ये सब इसमें रहेगा। दूसरा होता है फीटल वेलबीइंग, क्या है, फीटल वेलबीइंग। तो फीटल वेलबीइंग में होता है फीटल की हार्ट रेट, कैरेक्टर ऑफ लिक्वर, दैट मीन्स कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, और माउल्डिंग है जो चेक की जाएगी। लेबर की प्रोसेस क्या होगी, लेबर की प्रोसेस यहाँ पे चेक की जाएगी। अब फीटल वेलबीइंग में आपने देखा कि यहाँ पर फीटल की हार्ट रेट चेक की जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगे आपकी लेबर की प्रोग्रेस में कि कितना है जो प्रोग्रेसिव है, डायलिटेशन कितना है, डिसेंट कितना है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फीटल हार्ट रेट आ जाएगा फीटल वेलबीइंग में। पल्स, बीपी, ये सभी किस में आ जाएंगे, मैटरनल और फीटल दोनों की वेलबीइंग में या फिर दोनों में आ जाएंगे। फीटल प्रेजेंटेशन पार्टोग्राफ में कभी भी चेक नहीं किया जाएगा, तो इसका साइलेंट फीचर नहीं होगा। मेडिकेशन भी यहाँ पर ऐड की जाएंगी, तो ऑक्सीटोसिन, पेन रिलीफ मेडिसिन दी जाती है जनरली लेबर पेन में, तो क्या है, पैथिडिन। मैटरनल वेलबीइंग में बीपी, पल्स, टेम्परेचर, टाइम है जो ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज डन बी। तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम कैसे स्टरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेव से, फॉर्मेल्डिहाइड से, सिड्स फिल्टर से या फिर रेडिएशन से। तो जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए जो बेस्ट मेथड होती है वो होती है ऑटोक्लेव। इसका टेम्परेचर, ड्यूरेशन, कौन सी किस बेस पर ये काम करती, तो ये काम करती मॉइस्ट हीट के बेस पर काम करती है। इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस 20 to 30 मिनट्स के लिए, और ये डिपेंड भी करता है कि कितना मटेरियल आपने ऑटोक्लेव मशीन में स्टरलाइजेशन के लिए रखा है। नेक्स्ट वन इज पैलिएटिव सर्जरी इज डन। तो पैलिएटिव सर्जरी क्यों की जाती है,
टू रिमूव द डिसीज, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, और टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्सेप्ट, या फिर टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो पैलिएटिव सर्जरी की जाती है कि डिसीज़ की इंटेंसिटी को कम कर सकें। डिसीज़ ट्रीट नहीं होगी इससे, डिसीज़ ट्रीट नहीं होती पैलिएटिव से। इम्प्रूव जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, तो उसके लिए ना ही डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए, डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किए जाएंगे। पैलिएटिव सर्जरी इसको ट्रीट करने के लिए होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलनेस को कम करने के लिए की जाएगी। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो एचसीजी हार्मोन, इसका प्रोडक्शन कौन करता है? योग सेक, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, या फिर डेसिडुआ। तो प्रेगनेंसी में बनने वाला हार्मोन है एचसीजी, जो कि यूरिन में 8वें दिन ही, यदि आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो 8वें दिन ही डिटेक्ट हो जाएगा यदि प्रेग्नेंट हैं तो, सॉरी ब्लड में। तो यहाँ पर एचसीजी का प्रोडक्शन कौन करता है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट है विच मेडिसिन इज यूज्ड टू इनहिबिट द मिल्क सीक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क डिलीवरी। तो अब यहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी यदि ब्रेस्ट मिल्क को क्या करना है, हमें इनहिबिट करना है, ब्रेस्ट मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है मान लीजिए आफ्टर डिलीवरी, तो कौन सी मेडिसिन देके हम क्या कर सकते हैं? जो मेडिसिन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं, तो वो है ब्रोमोक्रिप्टिन। एग्जाम में ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है, क्या है? ब्रोमोक्रिप्टिन, जो कि मार्केट में जनरली पार्डोलेल नाम से है जो मिल जाती है, अलग अलग नाम से मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक किसके लिए यूज़ की जाती है जनरली? यूज़ तो अलग अलग टाइप में होती है, लेकिन जो ब्रोमोक्रिप्टिन है, क्या है? ब्रोमोक्रिप्टिन है। मान लीजिए किसी भी माँ को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है किसी भी वैलिड रीजन से, तो उसके लिए दे के हम क्या कर सकते हैं? ब्रेस्ट मिल्क को इनहिबिट कर सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं। और जनरली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में भी यूज़ की जाती है, मिल्क प्रोडक्शन को स्टॉप करने में भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो भी मदर्स या फिर कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जिससे माँ अपने बेबी को फीड नहीं करा सकती, तब भी ब्रेस्ट मिल्क को हमें क्या करना है? इनहिबिट करना है। तो हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन। अब ब्रेस्ट मिल्क का कुछ कंपोजिशन यहाँ पर 2-3 लाइन में दिया हुआ है, एग्जाम में आता है इसलिए ऐड किया गया है। तो ब्रेस्ट मिल्क में जनरली जो इनिशियल मिल्क होता है येलो कलर का होता है, वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। इसमें 8.6% प्रोटीन होगा, फैट होगा 2.3%, कार्बोहाइड्रेट 3.2%, वाटर होगा 86%। ब्रेस्ट मिल्क में IgA प्रेजेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन A प्रेजेंट होता है। और जो मेजर प्रोटीन होता है ब्रेस्ट मिल्क में वो कौन सा होता है? लैक्टो एल्ब्यूमिन या फिर वे प्रोटीन। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नोट डाउन करके रख सकते हैं। आज का एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच कंटेंट प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम अ बेबी टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे कि मलेरिया। तो ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा कौन सा कंटेंट होता है जो कि बेबी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाता है? आपने देखा होगा कि जो इन्फेंट होते हैं जनरली उनमें मलेरिया बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। तो एक किस कंटेंट, कौन सा कंटेंट रहेगा ब्रेस्ट मिल्क में जिससे बेबी को मलेरिया या फिर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा? पाबा, पैरामीनोबेंजोइक एसिड, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन G या फिर लैक्टोफेरिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।